में चुनावी गहमागहमी तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को करेंगे प्रदेश का दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, कहा कृषि क्षेत्र को सशक्त करने में अमूल्य योगदान रहेगा याद। रावत के ट्वीट पर सियासी तूफान, भाजपा ने ली चुटकी, कहा उत्तराखंड में भी पैदा हो सकता है कोई कैप्टन। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारियां तेज। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी कांग्रेस। 40 सीटों पर इंटरव्यू पूरा। क्रिसमस न्यू ईयर के स्वागत को हिमाचल तैयार। शिमला, मनाली और धर्मशाला में 90% होटल बुक। बेस्ट कनेक्टिविटी ने बनाया पर्यटकों की फर्स्ट चॉइस। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक, पहला मामला आया सामने। 8 तारीख को स्कॉटलैंड से लौटी थी युवती। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमला बोला। हरीश रावत ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों का शोषण कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बेरोजगारों का सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो हरीश रावत की सरकार में हुआ है। यही कारण है कि कई हजार पद खाली थे जिनको हमारी सरकार भरने का काम कर रही है। बेरोजगारों का शोषण श्री हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में किया और यही कारण है कि हजारों पद उस समय खाली रहे। हमारी सरकार लगातार उन पदों को भर रही है और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा तो एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 24,000 पदों पर थोड़े ही समय में विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं और उनके चयन की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी सरकार के द्वारा 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया और सरकारी रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो हरीश रावत जी के ये बयान है, ये केवल अपनी कमियों को छुपाने के लिए है। सच्चाई है कि कांग्रेस ने इस प्रदेश के संग बहुत अनाचार किए हैं और जिसका एक बार उत्तर कांग्रेस को जनता दे चुकी है। कालाखुंडी में भीम फोर्स बहुजन सेना मूल्यवासी के तत्वावधान में एसडीएम कालाठुंगी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कालाठुंगी में निर्माणाधीन खेल मैदान को अम्बेडकर पार्क बनाने, सामुदायिक भवन बनाने, धरना स्थल निर्माण के संबंध में उप जिलाधिकारी कालाठुंगी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए SC/ST कमीशन के बारे में केंद्र सरकार को भी अवगत कराया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर 42,000 अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। खेल स्टेडियम की अवधारणा अनुसूचित जाति के विकास में बाधा डाल रही है, जिसके चलते अन्य वर्ग के लोगों द्वारा उनको दबाया जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि खेल स्टेडियम को अनुसूचित जाति के विकास संवर्धन के लिए उसमें पार्क और अन्य सुविधाओं को दिया जाए। उसके जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बहुजन मूल्यवासी सेना द्वारा इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य रोका जाए और जो माननीय SC/ST आयोग को संबोधित है, मेरे द्वारा ये इनको प्रेषित कर दिया जाएगा। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, इसकी कॉपीज दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में बैकबोन माने जाने वाले हरीश रावत के बगावती तेवर ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले अभी कांग्रेस को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव से पहले हरीश रावत ने कांग्रेस के लिए सरदर्द बढ़ा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अब अपनी पार्टी को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई है। हरदा ने ट्वीट में लिखा कि जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बुधवार दोपहर को अचानक एक के बाद एक ऐसे ट्वीट किए जिसने उनके ही पार्टी के बीच तल्खियां पैदा कर दी। पूर्व सीएम ने लिखा कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है जिस समुद्र में तैरना है।
72 वर्षीय हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ ही उनके करीबी माने जाने वाले गोदियाल को प्रदेश कमेटी की कमान सौंपी है। वहीं रावत के धुर विरोधी माने जाने वाले प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया था। माना जाता है कि रावत की मर्जी के उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव के लिए टीम गठित की गई थी। इसके बावजूद हरीश रावत अब संगठन पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। हरीश रावत के सवालों के पीछे राज क्या है और वो बिन शब्दों के किस पर निशाना साध रहे हैं, सवाल बड़ा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर घमासान मच गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को बयां किया है। हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है, लेकिन संगठन अधिकांश संस्थानों पर सहयोग की जगह मुंह फेर रहा है। संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है और क्या कुछ कहा, देखते इस रिपोर्ट में। हरदा के इस ट्वीट के आते ही कांग्रेस के भीतर बवाल मच गया। वहीं पार्टी के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने भी हरीश रावत के ट्वीट पर बयान देकर कांग्रेस के भीतर तूफान को और ताकत दे दी है। सुरेंद्र अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव को भाजपा का एजेंट करार दे दिया। देखिए खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया में अपनी एक पोस्ट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत फिर चर्चाओं में हैं। इस पोस्ट में हरीश रावत ने खुलकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है। खुद को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किए जाने से निराश हरीश रावत ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा लिखा है जिससे उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर बवाल मच गया है। हरीश रावत ने पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के तमाम मीडिया सर्वे में मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर उनका नाम सबसे आगे है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनके नाम पर अभी भी पार्टी में असमंजस बना हुआ है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। हरीश रावत ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी निशाने पर लिया। इस पोस्ट के बाद जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो देखिए हरीश रावत किसी साफ गोई के साथ सवाल को टाल गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को समर्पित है कि राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विमर्श का मुद्दा बनाने और राज्य के अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूं। नाराज हरदा ने किया ट्वीट, है ना अजीब सी बात। चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा, सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। दरअसल कांग्रेस आला कमान ने 2022 में केवल एक चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन हरीश रावत और उनके गुट के नेता चाहते हैं कि पार्टी हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़े। ये भी सच है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकांश एजेंसियों और मीडिया हाउस के अब तक के सर्वे में हरीश रावत अव्वल रहे हैं। सर्वे में भले ही भाजपा की सरकार बनती दिखाई गई हो, लेकिन सीएम के तौर पर हरीश रावत नंबर 1 पर रहे हैं। इधर हरीश रावत ने एक ट्वीट पर अपनी पीड़ा जाहिर की तो पीसीसी के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने तो धमाका ही कर दिया। उन्होंने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस के भीतर तूफान खड़ा हो गया है। सुरेंद्र अग्रवाल ने अपनी पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव को भाजपा का एजेंट करार दिया है।
वहीं कांग्रेस में मचे इस घमासान पर बीजेपी अपने अंदाज पर तंज कस रही है। हरीश रावत जी के हाथ बांधने की बात हो रही है, जिसमें कांग्रेस के सत्ता में वापसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की बात की जा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रभारी जी पीसीसी का काम देख रहे हैं। प्रभारी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, परंतु प्रभारी का काम कोऑर्डिनेट करना होता है, समन्वय स्थापित करना होता है। परंतु यदि प्रभारी ही कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो ये तो गंभीर बात है। और लगता यह है कि भाजपा के मंसूबों को पूरा करने के लिए कोई अदृश्य ताकत जो साजिश कर रही है, उसमें हमारे कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो गए हैं। नीति बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव में उतरी है, कांग्रेस अपनी नीतियों के आधार पर, अपने प्रोग्राम्स के आधार पर और एक केंद्रीय नेतृत्व के में ही कांग्रेस चुनाव लड़ती है। स्थानिक स्तर पर सभी सामूहिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके दिशा निर्देश अनुसार उसमें हम सब साथ देते हैं और एज ए टीम सब मिलकर एक सामूहिक रूप से चुनाव में सामने जाते हैं। हम 5 साल से यही कह रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हमें क्या लेना देना, लेकिन 5 साल से विधानसभा में 11 विधायक है, 10 ग्रुप हैं। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहां नदारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। सियासी जानकारों की माने तो हरीश रावत चाहते हैं कि पार्टी उनके नाम की घोषणा करे, लेकिन कथित प्रीतम गुट नहीं चाहता कि हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। अब जबकि हरीश रावत अपनी पीड़ा को खुलकर बयां कर रहे हैं, तो देखना होगा कि उनकी बातों को पार्टी नेतृत्व कब तक नजरअंदाज करता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। इसी बीच देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम। बागेश्वर में कांड महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। बागेश्वर के केदारी बागर कापतकोट जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। कपकोट के विधानसभा की कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। कपकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचेंगे सीएम धामी। ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे लोकार्पण। 20 बेड के चिकित्सालय का करेंगे शिलान्यास। दोपहर में हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम धामी। पीएम के हल्द्वानी दौरे के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम। बागेश्वर में कांडा महोत्सव का करेंगे शुभारंभ सीएम। और इसी खबर पे हमारे साथ हमारी सहयोगी हिना आजमी जुड़ चुके हैं। हिना, जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे हैं आगामी चुनाव से पहले, आज सीएम के व्यस्त कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 9:30 बजे तक, सुबह के 9:30 बजे तक सीएम आवास में ही शासकीय कार्य पूरा करेंगे और इसके बाद करीब 10:50 पर जो है बागेश्वर जिले में पहुंचेंगे, जहां पर रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, कांडा महोत्सव, और इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:35 पर बागेश्वर के केदारी बगड़ कपकोट पहुंचेंगे, जहां पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 12:35 पर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट पहुंचेंगे, जहां पर 20 बेडों के अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 1:45 पर जो है हल्द्वानी पहुंचेंगे। हल्द्वानी में जैसे कि ज्ञात है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और कार्यक्रम के जो कार्यक्रम स्थल है उसका जो है जायजा लेने वाले हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले हैं, आज वहां जाएंगे। उसके बाद करीब 4 बजे जो है
वह देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे लगातार उनके पूरे दिन भर का शेड्यूल रहने वाला है। अगर कल की बात करें तो कल भी लगातार उनके कई सारे कार्यक्रम थे, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते उनका जो लोहा घाट का दौरा था वो कैंसिल कर दिया गया था। जैसे कि परसों की अगर बात करें तो उनको क्रिकेट खेलने के दौरान चोट लग गई थी, एक लाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उनको हाथ में प्लास्टर कराना पड़ा था। लेकिन उन्होंने घनसाली का दौरा किया और घनसाली में कई सारी विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 3 करोड़ के करीब जो है यहाँ पर 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। और लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भले ही उनके हाथ में चोट लगी हो, लेकिन लगातार अपनी जो जिम्मेदारी है वह पूरी बखूबी तरीके से निभाते नजर आ रहे हैं और लगातार प्रदेश का दौरा करते नजर आ रहे हैं। हिना, जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पहला कैसा है उत्तराखंड में, तो इस पे सीएम धामी के क्या निर्देश जारी हुए हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पे की गई है और चिकित्सालयों में, अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था कैसी? जी हाँ, बिल्कुल। पहले से ही जैसे कि जब से भारत में पहला जो मामला आया था ओमिक्रॉन का, तब से ही जो है पूरी तरीके से जो चिकित्सा विभाग की बात करें या फिर अस्पताल प्रशासन की बात करें तो पहले से जो है तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हालांकि यहाँ पर जो है अब कल ही एक युवती मिली है ओमिक्रॉन की, तो ऐसे में जो है और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार की तरफ से भी। सभी तरह की गाइडलाइंस को पालन करने की अपील की जा रही है जनता से भी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सीधे सीधे तौर पर ये कहना है कि हम किसी भी तरीके से जो पहले जो दो लहरें आ चुकी है उत्तराखंड में, तो ऐसे जैसे कि प्रकोप नजर आए थे, तो ऐसे जो है तीसरी लहर का सामना उत्तराखंड को ना करना पड़े, इसके लिए जनता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि सावधानी बरतें और सभी काम जो है अपने सावधानी के साथ करें। शुक्रिया हिना इस सभी जानकारी को साझा करने के लिए। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ दौरे, बागेश्वर में कांडा महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जतिंदर ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करती हाँ भी जिदा करके मैं अज पैरों ते खड़ी हुई हाँ ना, एक सहारा मिलिया, मैनू नौकरी मिली। अज मेरे ब्रदर दी डेथ हो गई सी किसानी अंदोलन दे विच। मेरे पापा पहले एक भी गोली नहीं खाते सी, हुण इन्ने ने लिफाफे गोलियां दे उन्हां दे सराणे दे कोल पए हुंदे ने। पंजाब सरकार ने साडी बहुत ज़्यादा सहायता की है, सानू 5 लाख का मुआवजा भी दिता ते हुण नौकरी भी दी है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਢਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ पिता या भरा इस संघर्ष दे विच अपनी जान गवा के शहीद हो गया है। असीं उन्हां नूं नौकरियां ते 5 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं। हर औखी घड़ी च साथ निभावांगे, तुहाडे नाल कीता हर वादा पुगावांगे। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी जिलों का प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इन सबके बीच जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून वासियों से राज्य की स्थानीय गढ़वाली भाषा में अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी अपने मत का इतना प्रयोग करें कि राज्य में देहरादून जनपद सर्वाधिक मतों में पहली पंक्ति में आ जाए। नमस्ते, प्रणाम। मी डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून। आप लोगों ते कुछ बोलना चाहूँ छे, जने आप तो पता है कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वालों है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी है कि हम सब लोग वोट डालने को खातिर जरूर जाए। मेरी आप सबों से एक छोटी सी अपील है कि ए बार सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। देहरादून जिले तय टॉप वालू जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बनो। धन्यवाद। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने राज्य सरकार को नौजवानों और बेरोजगारों को अपराधी करार दिया है। रावत ने कहा कि उनकी सरकार में जितनी नौकरियां दी गई है उसकी आधी नौकरियां भी बीजेपी सरकार ने 5 वर्षों में युवाओं को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार नौकरी देने से लेकर हर मोर्चे पर फेल रही है। इन 28,000 में 9,000 पद जिनको श्री पंत जो उस समय राज्य के वित्त मंत्री थे उन्होंने मृत घोषित किया था, यदि उनको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 37,000 के करीब आ गई। राज्य सरकार ने समय समय पर जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत भ्रामक हैं। वो अत्यधिक भ्रामक है। कोई मंत्री 12,000 बताता है, कोई 10,000 बताता है, कोई 7,000 कोई 12 लाख बताता है, कोई 7 लाख बताता है, कोई 10 लाख बताता है। इन 28,000 में 9,000 पद जिनको श्री पंत जो सब सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिखा है कि 3 वर्ष 2021 से 22 में किसानों का धान का बकाया भुगतान करने के लिए 24 घंटे के अंदर करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पूर्व समाप्त हो चुका है। फिर भी आज दिन तक किसानों की धान की फसल का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण किसानों का काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपने तो प्रयास काफी किया, धान तो चलो लोगों का मिला, लेकिन पेमेंट भी थोड़े प्रयास से आपके आ जाए। 2017 में बीजेपी की सरकार आई, आते इन्होंने चीनी मिल बंद कर दी। आज जब इनकी सरकार जा रही है तो जाते हुए ये अपनी सरकार को बचाने के लिए वोट पाने की खातिर जल्दबाजी में इन्होंने चीनी मिल को चलाने का काम किया, और जो चीनी मिल पे इतना करोड़ों रुपए खर्च किया और चीनी मिल उसके बावजूद भी आज तक चल नहीं पाई है, और रोज चीनी मिल बंद हो जाती है, 1-8 घंटा चलती है, चीनी अभी तक बंद नहीं पाई है उसकी। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम आज यहाँ पे एसडीएम साहब के द्वारा हमने मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी भेजी है, ज्ञापन भेजा है कि अविलंब किसानों का गन्ना विगत वर्ष की भांति किच्छा वाली चीनी मिल को, बाजपुर चीनी मिल को, बेहड़ी चीनी मिल को डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। 4-4, 5-5 दिन किसान वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका गन्ने की ट्राली उतरी नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रुड़की अस्पताल प्रबंधन अलर्ट हो गया है। सिविल अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाकर ही इलाज मिल सकेगा, क्योंकि रुड़की क्षेत्र में 40,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, जिससे अब सिविल अस्पताल प्रबंधन ने लोगों की लापरवाही के कारण यह कदम उठाया है। सिविल अस्पताल सीएमएस के डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि देश में नए वेरिएंट की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग की भी अलर्ट है।
वहीं प्रदेश में आ रहे कोरोना मामले को लेकर उप जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पताल में सभी ऑक्सीजन, आईसीयू बेड व्यवस्थाओं का दुरुस्त कर लिया गया है। इस तरीके से थर्ड वेव की आशंका बहुत तेजी से गहरा रही है, उस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट डोज लगने के बाद में सेकेंड डोज के लिए करीबन 35 से 40 हज़ार की जनसंख्या है जिनका ओवरड्यू हो चुका है। तो हमें आशंका है कि कहीं यही जो जिनको वैक्सीन नहीं पूरी डोज पूरी होगी वो सबसे पहले इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। सबसे अनुरोध है कि वो स्वयं आगे आकर अपना वैक्सीनेशन पूरा करें, और कोई अगर छूट गया है फर्स्ट डोज से भी उनको भी लेकर आएँ, उनकी अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। ओपीडी में हम लोगों ने कह दिया कि पर्चा उन्हीं का बनेगा जिनके पास में दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मिलते हैं महा यूपी में।